हेलो ब्रिमन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मुझे बताएं, बिल्कुल परफेक्ट आ रही आवाज और सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? तो शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज हाइब्रिड सेशन होगा और यह वही सेशन है जिस जो इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स यानी 2026 में जो लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद मेंस भी देने जा रहे हैं, ये सेशन उनके लिए। प्लस जो 2027 28 के लिए बच्चे तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं, यानी इनिशियल फेज में हैं, उनके लिए भी प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करें और मेंस को कैसे अप्रोच करें, यहां से सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है, तो ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी तक यानी लेक्चर 1 कर चुके हैं और लेक्चर 2 कर चुके हैं। ये दोनों लेक्चर यानी इकोनॉमिक सर्वे 25-26 पर आधारित थे और आज हम उस क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे। बट इसी बीच आ गया है बजट 2026 और 27, तो आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हाइब्रिड के नाम से अब स्वाभाविक है। हाइब्रिड ये पूरे महीने भर चलेगा, सुबह 9 से 10:30-11, जितना भी टाइम चले जाए। तो ये महीने भर से ज्यादा भी लग सकता है पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एक एक चीज पढ़ाने में, चूंकि हम इसके साथ बेसिक इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? बेसिक इकोनॉमिक्स यानी आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपनी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे ढंग से प्यूरिफाई करने का। जिनकी भी तैयारी अच्छी हो चुकी है, यानी जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम है, या जो 26 में मेंस देना चाह रहे हैं, या जो अभी से तैयारी कर रहे हो 27 में प्रीलिम्स मेंस देना है, सभी के लिए कि अपनी जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, जो मुझे से बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी हमने तो 25 में ही सब खत्म कराया इकोनॉमिक्स, तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस यहां पर समझिए कर रहे हैं। और कौन सी प्रैक्टिस? रिवीजन की प्रैक्टिस। तो ये सेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिटेल कराने जा रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम स्वाभाविक है बजट पर चर्चा करेंगे, और बजट पर चर्चा जो हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा याद रखिएगा कि आज की क्लास में हम कोई सामान्य बजट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप यूट्यूब चैनल्स पर जो भी न्यूज चैनल्स हैं एंड सो ऑन सारी जानकारियां जो अवेलेबल है, वो आपको यहां नहीं मिलेंगी। वो अगर आ गई तो इत्तेफाक होगा। तो सबसे पहली चीज, कॉपी आपको मैंने कहा था हर एक बच्चे के पास इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 और यूनियन बजट 26-27 की कॉपी मैंने कहा था बनाने के लिए अलग से। क्या आप सबने कॉपी बनाई है? एक बार मुझे पहले कमेंट करिए, फिर मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊं। क्या आप सबने? मैं देख रहा हूं नगमा, नीतीश, सिंधु, गरिमा, राहुल, गौरव, आकांक्षा, कीर्ति, पारुल, प्रीति, अभय, आप सब बच्चे ये मुझे बताएं। आस्था, कल्पना, ठीक है, ठीक है, कॉपी अलग से बनी क्योंकि ये कॉपी आपकी मदद करेगी आपको बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट को। और जो 27 वाले भी है बेटा, जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ो। अब आप इकोनॉमिक्स पकड़े हो ना, ऐसा पढ़ो कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारी रेंज से बाहर ना जाए। एक खा जाओ अच्छे से, फिर अगला आप हमेशा अच्छा ही खाओगे, कभी खराब खा ही नहीं सकते हो। ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा एक चीज अच्छा खाया वो कभी भी दूसरी चीज खराब खा ही नहीं सकता। खैर, तो आज जिस बजट की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी हम कोई सामान्य बजट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन बजट 2026, जो सीधे सीधे विकसित भारत @ 2047 की दिशा में भारत का रोड मैप है। तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि ये जो बजट है, ये विकसित भारत का रोड मैप है। क्या है? विकसित भारत का रोड मैप है, जिसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बजट का साइज वाइज इस पर आपको अभी कुछ फोकस नहीं करना है, ठीक है ना? क्लियर बेटा? बजट 26-27
सिंपल सी बात है, ये किस लिए है लिख लीजिएगा, विकसित भारत 2047 का रोड मैप। विकसित भारत @ कैसे बनाते हैं यार, भूल जाता हूं, ठीक है ये वाला, @2047 का रोड मैप है ये, उसी के हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज की क्लास में हमारा ये फोकस नहीं होगा कि कितना टैक्स बढ़ा या कितना टैक्स घटा, कौन सी चीजें सस्ती हुई महंगी हुई, ये हमारा फोकस नहीं, क्योंकि ये फोकस एज अ कंज्यूमर आपके लिए यूट्यूब पर बहुत जगह पर अवेलेबल है। तो आपके मन में आएगा हमारा फोकस कहां होगा, हमारा फोकस होगा यूपीएससी को क्या चाहिए, व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, जो बजट से डिमांड करता है, कौन सा टॉपिक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, एसे और प्रीलिम्स में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जो बजट में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और जो मैंने कंटेंट आपके लिए बनाया है, सबसे पहली स्पीच, आप 57 पेज की स्पीच है, 57 पेज के आसपास की स्पीच है, किसकी, फाइनेंस जो हमारी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी की। तो 57 पेज की जो उनकी स्पीच है, उसके बेस पर आज का एक सेशन मैंने तैयार किया है, जो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से आप समझिए एसेंस होगा, सार होगा इस बजट का, उनकी स्पीच से सारी चीजें निकल करके चली आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम उनकी स्पीच के थ्रू इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। और आप कहेंगे सर अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, हमने कल स्पीच ही सुन ली थी, अब तो मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, हम कुछ और कर लेंगे। हम कहेंगे नहीं, हमने जो स्पीच को इनकी पकड़ा, वो स्पीच भी वो नहीं है, राम कहानी नहीं है। यानी हमने जो पकड़ा है, जरा देखिएगा, हमने पकड़ा है विकसित भारत का जो रोड मैप उन्होंने दिया है। और विकसित भारत के रोड मैप में मैंने सबसे पहले जितनी टर्मिनोलॉजी इस बजट में आई है, उनकी एक लिस्ट आपको दे दी है शुरुआत में। तो आपने भी स्पीच पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर कंटेंट पूरी तरीके से अलग हो गया कि उनकी स्पीच जो आप सुन चुके होंगे कहीं ना कहीं, उस पर ना जाकर के उनकी स्पीच में जो कवर किया गया, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो सबसे पहले उनकी सूची, उनकी लिस्ट है। उन्होंने अब अपनी स्पीच में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात की है, यानी अनिश्चितता की बात की है। आप सबको पता है वैश्विक अस्थिरता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के समय विस्तार से बताया। सप्लाई चेन के बारे में बातचीत की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, और ये सब मैंने आपको कवर किया हुआ है, और विस्तार से इन सब पर चर्चा होगी मेरे प्यारे बच्चों। फिर 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क, कर्तव्य यानी ड्यूटी, जो बनाया गया है, एक बार सरसरी निगाह से आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, 3 कर्तव्य जो सरकार ने अपने लिए, नागरिकों के लिए निर्धारित किए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, एक्सेलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ, दूसरा फुलफिल एस्पिरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं फुली कवर्ड विद जीएस लिंकेज, ये आपको मिलेगा, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो ये 3 सबसे पहले हम इस पर बातचीत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? यानी इसको आप ऐसे समझिए कि इस पूरे बजट को सरकार ने 3 बड़े कर्तव्यों में डिवाइड किया है। पहला है एक्सेलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ, तो इसके बारे में क्या आपको 50 बार पढ़ा चुका है, इसमें तो कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो 3 कर्तव्य जो है, क्या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते समय आपको समझाया नहीं गया, बताइए। दूसरा, आपकी आकांक्षा मेरी आकांक्षा को पूरा करना, और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। ये क्या तीनों चीजें, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बातचीत की गई है, सबका साथ सबका विकास। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया पहला। फिर इसके बाद पार्ट ए, उन्होंने जो, यानी आपको पता होगा 2 पार्ट में उनकी स्पीच होती है। पार्ट ए में आप देख सकते हैं क्या क्या प्रपोजल हुए हैं, यानी जो जो प्रपोजल होते हैं, ये प्रपोजल यानी जो प्रस्तावित किए गए, ये प्रीलिम्स के लिए भी होते हैं और ये मेंस के लिए भी होते हैं। तो अभी केवल आपको प्रपोजल्स मैंने सारे दिए हैं, जिस मतलब आपको किस पर फोकस होना है, फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम बुक को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि बुक से हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमने पहले निकाल दिया, फिर उसका डिटेल करेंगे धीरे धीरे क्लासेस, यानी इकोनॉमिक सर्वे के साथ। तो हमें जो, देखिए, प्रपोजल्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारे सामने
प्रपोजल्स आए, स्कीम, प्लान, जो कुछ भी है, फंड्स, तो क्या क्या है, 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पहचाने गए। कितने? 7 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। बायोफार्मा शक्ति, अब आपको इसके बारे में पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसके लिए जो भी बजट दिया गया है, जो कुछ भी, इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, रेयर अर्थ का कॉरिडोर। अब आप सोचिए कितना बढ़िया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप पढ़ते हैं, वैसे ही रेयर अर्थ का कॉरिडोर। फिर इसके बाद अब यानी 4 हो गए, 3 हो गया, केमिकल पार्क्स बनाने की बात कही गई है, कैपिटल गुड्स बनाने की बात कही गई है, टेक्सटाइल्स के लिए समर्थ 2.0 मेगा पार्क और खादी की चर्चा की गई है। अब आप देख सकते हैं, तो ये सारा कवर कर लिया, एक भी स्कीम नहीं छूटी। ये केवल इसलिए लिखा है जिससे कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें, क्या कर सकें, अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो पार्ट ए आ गया आपके सामने। फिर इसके बाद एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या किया गया है, जो आपको पढ़ना है। एमएसएमई के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनाया गया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया, ट्रेड्स में 4 रिफॉर्म और कारपोरेट मित्रास की जो पहल है उसके लिए फंड और सारी चीजें सुनिश्चित की गई। तो एमएसएमई के लिए बजट में क्या किया गया है, चाहे प्री पूछे चाहे मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से पूरा कवर किया गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने जो भी अपने खर्च की बात कही है इस बजट में, इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड जो बनाया गया है, रीट्स के बारे में जो चर्चा हुई है, डीएफसीज के बारे में, वाटरवेज के बारे में, सी प्लेन्स के बारे में, सीसीयूएस के बारे में जो जो बातें हुई हैं, सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा। सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप पढ़ते हैं, सिटी इकोनॉमिक रीजन ये क्या है। फिर इसके बाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स क्या है। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कंप्लीट आपको धीरे धीरे क्लासेस में डेवलप करेंगे। अब मुझे बताओ, कुछ अच्छा लग रहा है कि हमने वो सारे पॉइंट निकाल लिए हैं जो आपके लिए बजट में इंपॉर्टेंट है, यानी हमने पढ़ने से पहले पूरी एक लिस्टिंग कर ली है कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल एंड सर्विसेज पे, तो सर्विस सेक्टर पुश के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी। यानी आप देख लिए कितना बढ़िया पहल है कि भैया एजुकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं उस वो क्या करे, रोजगार में बदले। यानी जो हम पढ़ते हैं ना, जॉबलेस ग्रोथ है, तो क्यों है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड तो रखते हैं पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर, तो रोजगार योग्यता बढ़े और उसमें उद्यमों की भूमिका हो, तीनों को मिला करके आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। हेल्थ एंड केयर इकोनॉमी के लिए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पर चर्चा की गई है, केयर गिवर्स पर चर्चा की गई है, जेंडर इक्वलिटी, यहां आपको मजा आएगा। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब की बातचीत की गई, यानी हम टूरिज्म हब के रूप में अपने आप को डेवलप करेंगे। ये सारे पॉइंट यहां पर कवर किए गए हैं। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो की सेक्टोरल प्रपोजल्स यानी सेक्टर वाइज आयुष के लिए क्या किया गया, न्यू आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात कही गई है। ठीक है ना, और डब्ल्यूएचओ का जामनगर को और अपग्रेड किया गया है। ठीक है ना, जो आयुष के लिए है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज टाउनशिप की संकल्पना, गर्ल्स हॉस्टल, टेलीस्कोप फैसिलिटीज, ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं जिनकी चर्चा की गई है। टूरिज्म एंड कल्चर में हेरिटेज साइट्स, बिग कैट अलायंसेस, ट्रेल्स यानी माउंटेन, टर्टल और बर्ड, इनके लिए क्या क्या किया गया है। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन के लिए क्या क्या किया गया है, हर एक क्षेत्र आपके सामने है। फिर इसके बाद इंक्लूजन, यानी देख सकते हैं, यानी जो थर्ड कर्तव्य है, इस पे और अच्छे से मैं बात करूंगा, ये इंक्लूजन के लिए है। तो इसमें क्या क्या है, इंक्लूजन फार्मर और एग्रीकल्चर के लिए, यानी फिशरीज के लिए, अमृत सरोवर क्या है, कोकोनट, ठीक है ना, हर एक चीज, काफी, कहवा, सैंडलवुड, हाई वैल्यू क्रॉप्स, इन सब की चर्चा विस्तार से की गई है, ये सब कवर किए गए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर आप देख सकते हैं, भारत विस्तार स्कीम, एआई प्लस एग्री स्टेक इसके साथ कनेक्टेड है।
तो डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए क्या है, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या क्या है, SHE मार्ट्स ये क्या होते हैं, दिव्यांग जन के लिए क्या है, दिव्यांग कौशल और दिव्यांग सहारा, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद मेंटल हेल्थ एंड पूर्वोदय यानी नॉर्थ ईस्ट के उदय के लिए, तो मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। नीम हंस 2 इसके लिए क्या बजट में प्रावधान किया गया, ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या कहा गया है बजट में। फिर पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट यानी ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट इधर डेवलप किया जाएगा, ये सब विस्तार से आपको कराया गया है। फिर 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या क्या दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा राज्यों को, 41% क्या है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.3%, डेप्ट जीडीपी रेशियो हमारी जीडीपी पर कितना कर्जा है, कैपेक्स वर्सेस रेवेन्यू ये क्या होता है, यानी ये यूपीएससी का कोर एरिया, ये भी विस्तार से कवर किया गया है। और ये सब उनकी स्पीच का है, मेरी तरफ से इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। अनुज कह रहा बहुत प्यारा फॉर्मेट है सर जी, तो ये पूरा उन्हीं का है, जिससे कि हम हर एक चीज को उनके अकॉर्डिंग पढ़े, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने आप लोगों को भी ड्यूटी दी हुई है क्योंकि हर एक ग्रुप में मैं हूं व्हाट्सएप पे, तो जो भी आपको लगे कि ये चीज और ऐड होनी चाहिए, यानी कोई टर्म छूट गया हो, आंखें ही है मेरी, तो वो आप जरूर ग्रुप में डालते चले जाएंगे सर। ये चाहे वो बहुत आपको लगे कि हल्का है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपके लिए हल्का मतलब आपको लग रहा है कि हल्का है, लेकिन क्या पता है कि उसका मतलब कुछ भी। पार्ट बी आते हैं टैक्सेस के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स, तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। फिर इसके बाद मतलब जो भी टर्म हो सकते हैं सारे यहां पर कवर किए गए हैं। फिर सेम वही इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है ना, ये सारी चीजें कवर की गई हैं। और फिर उसको ऑब्वियस है प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसी को मुख्य परीक्षा के सिलेबस से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बजट में निर्मला सीतारमण जी की स्पीच को यूपीएससी के अकॉर्डिंग मैं घुमा दूं और फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में गए थे। फिर उसके बाद ये बहुत सारे एडिटोरियल्स, आज आपको पता अखबार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदू की क्लास IQIP की अलग रख दी है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन थे जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, यानी स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसके ऊपर, एंड कुछ और भी अरब लीग वाला मैंने आपको बताया, तो वो सारी चीजें अलग से करा दूंगा, तो उसका भी रिदम बना रहेगा और ये भी। तो ये सारा आज आप देख सकते हैं पूरा अखबार में केवल बजट बजट बजट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। क्लियर बेटा। हर एक बहुत बढ़िया कंटेंट है, ये पूरा समझिएगा, जो मैं समझाऊंगा ये चार्ट ही आपको सब कुछ समझा देगा। तो ये सारे अखबारों, पूरा अखबार यानी तीनों अखबार, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन का पूरा कलेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाएंगे और पूरा हफ्ता ये इसी पैटर्न पर हम लोग चलते रहेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की हाइब्रिड क्लास में, ठीक है बेटा। हो गया आनंद की अनुभूति। तो बस लगे रहिए, एकदम टूट पड़िए, मेहनत करिए, और यही सारी चीजें। आप लोग कहते हैं ना सर मेरा आंसर जो है अच्छा नहीं है, अरे भाई अच्छा काहे नहीं, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे। अब अच्छा हो जाएगा। अगर ये जो बच्चे यूपी पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे, जो बच्चे यूपी पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, जो बच्चे पंजाब पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, जो बच्चे बिहार पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, अगर आप ये सारी चीजें अपने आंसर में डालेंगे, चाहे एसे में, चाहे आप किसी भी जीएस सोसाइटी में लिख रहे हैं, हेल्थ केयर पे लिख रहे हैं, अगर ये रिसेंट बजट आप लाते हैं और बताते हैं कि इस जो भी प्रश्न आया है कि इस प्रकार के चैलेंज के को का सलूशन ढूंढने के लिए बजट में इस प्रकार का इस बार प्रावधान किया गया है, प्रोविजन सुनिश्चित किया गया है, तो आप स्वयं बताएं आपका वैल्यू कितना अपडेट हो जाएगा आपका आंसर। तो आप अपडेट करिए, और वही अपडेट करना यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार पहले इनकी पूरी स्पीच ऑफ द निर्मला सीतारमण, इनको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद
हम लोग विस्तार से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप सब ये मुझसे मत उम्मीद कीजिए कौन सा बजट, कैसा बजट। अभी फिलहाल के लिए मतलब किस नंबर का बजट, वो सारी चीजें टेस्ट में, जब आपका टेस्ट लूंगा, इसमें टेस्ट भी है, तो वो टेस्ट कभी भी हो सकेगा, ये याद रखिएगा। तो उसमें मैं ये सब दूंगा, पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसने, उस टाइप की जो वन लाइनर चीजें हैं ना, भारत के सारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारी चीजें आपको टेस्ट में मिल जाएंगी। क्योंकि अब उसमें मैं क्या पढ़ाऊं, कितने फाइनेंस मिनिस्टर, उनका सीरियल, पहला, दूसरा, तीसरा, वट, तो ये सारी चीजें मेरी थोड़ी रेंज में, मुझे लगता है बहुत हल्की चीजें, इसको आप को टेस्ट लूंगा, उसमें सारा आंसर दे दूंगा, आप उसके थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यूनियन बजट आज हम सबसे पहले बातचीत करते हैं स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमन, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने सुना है? बोलो भाई। बोलो, देख रहा हूं मैं। और आपको कैसा लगा बजट, एक बार अपनी अपनी राय ये तो दे दो। देखा ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड बेटा। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पहली स्लाइड पर बातचीत की है, वो बातचीत क्या है आपके सामने है, वही जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में किया। मेरे प्यारे बच्चों, बजट ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, यानी अगर हम देखें तो पहली स्लाइड है ये, एक नंबर लिख दे रहा हूं। तो पहली चीज है इसमें क्या है जो यहां लिखा गया है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता है। तो पहला, आपको पता है अनिश्चितता कैसे है, सप्लाई चेन का संकट है, युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, टैरिफ वॉर है, प्रोटेक्शनिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसीलिए सप्लाई चेन टूट रही है, इसका जिक्र किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और इसके बाद दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि चलो ये तो हो गया ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सप्लाई चेन कैसे ब्रेक हो रही है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अभी हमने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, इकोनॉमिक सर्वे में भी यही सब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की शब्दावली में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो इसका जिक्र करते हुए वो कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या कर रहा है, उत्पादन और रोजगार दोनों को बदल रहा है कि नहीं, यानी ये प्रोडक्शन को भी बदल रहा है और एम्प्लॉयमेंट को भी बदल रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट में बदल मतलब कि भाई वो नए रोजगार बना रहा है, लेकिन पुराने रोजगार को छीन भी रहा है, ये उन्होंने जिक्र किया, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिसमें चाइना का पूरा ऑलमोस्ट कंट्रोल है, इसके साथ साथ जल यानी वाटर, इसके साथ साथ एनर्जी, इसकी मांग बढ़ी है। ये साफ साफ कहा जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ी है।
पानी की मांग बढ़ी है और उसके साथ साथ एनर्जी की मांग बढ़ी। तो स्वाभाविक है कि जब विकास होगा, जब सभी देश विकास की प्रक्रिया में तेजी से आगे जाएंगे, ढेर सारी इमर्जिंग कंट्रीज उभर करके आएंगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो स्वाभाविक है ज्यादा पानी भी लगेगा, इंडस्ट्री को पानी लगेगा ना, एग्रीकल्चर को पानी लगेगा ना। तो ऑब्वियस है ज्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बात यहां पर की गई और इसी पृष्ठभूमि में, तो पृष्ठभूमि आप सब समझ पाए, यानी अपने बजट की शुरुआत में कहती हैं कि ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता है, सप्लाई चेन बार बार टूट रही है, यानी सप्लाई चेन डिसरप्शन है, नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादन और रोजगार दोनों सब पकड़िएगा, दोनों को बदल रही है, एनर्जी, वाटर और क्रिटिकल मिनरल की मांग तेज हो रही है। और ऐसे समय में भारत की स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना? ऐसे समय में भारत की स्थिति है कि भारत, वो कहती हैं लगभग, यानी इस पृष्ठभूमि में, ये हो गया पृष्ठभूमि। अब भारत की स्थिति क्या है? सिचुएशन ऑफ इंडिया। भारत की स्थिति है लगभग 7% ग्रोथ हम अचीव कर रहे हैं, लगभग, इन्होंने यानी सबको मिला करके 7 कर दिया। लगभग 7% समृद्धि दर हम अचीव कर रहे हैं। किसकी समृद्धि? जीडीपी की, आपको पता है। तो पहली हमारी ताकत का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा, यानी इस पृष्ठभूमि में, यानी इंडिया, भारत कहां खड़ा है? तो इंडिया को खड़ा करते उन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोथ है वो 7% है। दूसरा, वो कहती हैं फिजिकल डिसिप्लिन है। ठीक है ना? क्या है, जिसे हिंदी में बोलेंगे राजकोषीय अनुशासन। ठीक है, क्या है? राजकोषीय अनुशासन है। और फिर क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। यानी सरकारी निवेश। क्लियर है? और चौथा, पॉवर्टी रिडक्शन, यानी गरीबी में कमी। तो अब आपको ये ऑब्वियस है याद रखना है, ये आपको कोई भी प्रश्न वगैरह लिखते हैं तो अगर भारत की स्थिति पर आप बात कर रहे हैं तो आपको स्वाभाविक इसी पैटर्न पर जाना होता है जो सरकार कह रही है, क्योंकि आप सरकार के ही एक पिलर बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? सरकार का एक पिलर, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, चाहे आप बजट पढ़ो, आपकी अपनी सोच क्या है बेटा, उसका कोई फायदा है नहीं, फिर आप प्रोफेसर बन जाना। सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो आप एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, यानी ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में से एक तरफ होती है चुनी हुई सरकार, एक होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आप ये बनने जा रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल है, किताबों में है कि आप उसी का एक हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का। तो आपको अपनी कॉपी ऐसे ही सजानी होती है। इसलिए यह बजट, वो कहती हैं कि ऐसे समय में भारत की स्थिति ऐसी है, चारों पिलर्स पर हम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए यह बजट स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इंक्लूजन, तीनों को बैलेंस करने की कोशिश है। क्या है? क्या है बेटा ये बजट? ये बजट क्या है? बजट 26-27 ये क्या है? यह बजट स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ प्लस इंक्लूजन, इन तीनों को बैलेंस यानी संतुलित करने की कोशिश है। क्या है? की कोशिश। हो गया बच्चों? ये तीनों को बैलेंस कर रहा है। हो गया? तो पहला जो मैंने आपके लिए डिस्कशन का पॉइंट रखा था, बैकग्राउंड एकदम से क्लियर हो गया, बजट की पृष्ठभूमि और हमारी इस, ठीक है ना, वैश्विक स्थिति और हमारी स्थिति किस चीज की डिमांड है। अब इसके बाद हम आते हैं, यानी जो दूसरा पॉइंट आता है, इस पृष्ठभूमि में बजट का जो मूल फ्रेमवर्क है वो 3 कर्तव्यों पर फोकस करता है, यानी जो पीछे की वैश्विक अनिश्चितता है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन और उसके साथ साथ ट्रेड को लेकर के जो भी संकट है, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको लेकर के 3 फ्रेमवर्क। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पूरे बजट को समझने की एक चाबी आपको दे रहा हूं। क्या है ये? की है।
पूरे बजट को समझने की चाबी यानी की आपके सामने, ठीक है ना। 3 कर्तव्य, ठीक है, 3 कर्तव्य मेरे प्यारे बच्चों। पहला कर्तव्य क्या है, आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज और टिकाऊ बनाना, यानी 7% से भी आगे ले जाना और वो लगातार आगे इसी प्रकार से 7, 8, 9 ऐसे बढ़ती रहे। टिकाऊ बनाना यानी ना हो कि एक साल अच्छी गई, अगली साल ग्रोथ रेट कम हो जाए। मोमेंटम बनाए रखना, सिंपल सी बात है। दूसरा कर्तव्य आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, लोगों की एस्पिरेशन यानी कोई भी हमारे जो नागरिक हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और कैपेसिटी डेवलप करना कि जैसे मान लीजिए मेरे पास फैक्ट्री है तो मेरी फैक्ट्री बेहतर ढंग से काम कर सके। और थर्ड कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास यानी इंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। तो आप देख सकते हैं कैसी जीडीपी, सबका साथ सबका विकास वाली। ये कैसे होगा, जब हम सभी की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, यानी जिसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा स्किल चाहिए, उस स्किल को और अपग्रेड करने के लिए रीस्किल अप स्किल की ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा यहां पर। इसके साथ अगर आप प्रत्येक प्रकार का ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग को ही हम फुलफिल एस्पिरेशन कह रहे हैं। आई होप आप समझ गए, ठीक है। फिर इसके बाद वो अपनी ये बात कहते हुए वो अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं और ये कहती हैं कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, और उन रिफॉर्म्स का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी सुधारों की एक रेल ही चला दी है। क्या चला दी है? रिफॉर्म एक्सप्रेस, सुधारों की रेल, रिफॉर्म एक्सप्रेस, सुधारों की रेल, ठीक है, सुधारों की रेल। यानी पिछले एक साल में 350 प्लस रिफॉर्म्स, 350 प्लस रिफॉर्म्स हुए हैं, इसी को कहा गया सुधारों की रेल। अब कौन कौन से हुए आपको पता है? जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन किया गया है, यानी जीएसटी रिफॉर्म की बात करें। लेबर कोड अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको डिस्कस किया, यानी श्रम संहिताओं की बात कर रही। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, यानी हमारे माल बेहतर हो उसके लिए जो है काम किया गया है। और ईओडी, ईओडी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों को भी यहां पर गिनाया। और फिर उसके बाद स्वाभाविक रूप से हम लाएंगे पार्ट ए। और अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो बजट में हमने कहा है कि हम तेजी से ग्रोथ करेंगे, समावेशी विकास भी लेके आएंगे, तो जो ग्रोथ पैदा होगी वो कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले कर्तव्य में याद रखिएगा वही सारी बातें डिस्कस हैं। क्लियर है? पहला कर्तव्य, अब उसको मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं। ये जो पहला कर्तव्य है, एक्सीलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यानी आप लिखिएगा फर्स्ट कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य, यानी इसमें कहा गया है कि ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं समृद्धि, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? समृद्धि। तो इस ये समृद्धि आएगी कैसे? तो इसके 6 पिलर्स यहां पर दिए गए हैं, यानी बजट में जीडीपी को लाने के 6 पिलर्स। और जैसे ये 6 पिलर्स आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आप उसी प्रश्न की तरफ नहीं जा रहे हैं जो 2 बार पूछ चुका है, पोटेंशियल जीडीपी के निर्धारक?
डिटर्मिनेंट जा रहे कि नहीं जा रहे भाई? वही तो भैया, इन्हीं 6 पिलर्स के आधार पर हम पोटेंशियल जीडीपी, जो संभावित सकल घरेलू उत्पाद है, उसको हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बदलेंगे। तो वो सारे प्रश्न याद रखिए जीएस पेपर 3 का, बार बार उसको बताने की आपकी जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में फटाफट आए। अभी किसी बच्चे ने लिखा था कि सर जब हम इसको सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सालों साल आईक्यूआईपी करते हुए ये चीज अपने अंदर डेवलप कर ली है। तो ग्रोथ यानी समृद्धि के 6 पिलर्स मेरे प्यारे बच्चे हैं, और उसमें से जो पहला पिलर है, वो पहला पिलर आपके सामने स्क्रीन पे था, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पहला पिलर है, याद रखिएगा, 6 पिलर में से एक मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें 7 रणनीतिक क्षेत्रों को पुश किया जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर भारत सरकार अपनी जीडीपी को मजबूत करना चाहती है। किसके आधार पर? यानी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का बेस है, ऐसा सरकार इस बजट के थ्रू कह रही है। और अगर सरकार ऐसा कह रही है तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है वो जरा प्रश्न को याद रखिए। 2014 में आया था या 15 में, ये पहला प्रश्न था जीएस पेपर 3 का। प्रश्न में क्या था कि सामान्य रूप से जो इकोनॉमीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ मूव करती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले यानी प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शियरी यानी कि सेवा क्षेत्र में चली गई। भारत में द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग कभी मेन स्ट्रीम में आया ही नहीं। और फिर आपसे प्रश्न पूछा था, जरा ध्यान से सोचेगा, कि क्या बिना औद्योगिक आधार, बिना इंडस्ट्रियल बेस के, बिना औद्योगिक आधार के क्या कोई देश विकसित बन सकता है? प्रश्न पूछा है ना। तो यूपीएससी ने के इस प्रश्न से ही नीति निर्माताओं ने सीखा कि नहीं बन सकता, और उन्होंने कहा 2047 का जो हमने एट द रेट विकसित भारत का टारगेट रखा है वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले आइए इस 2014 या 15 के पहले प्रश्न से सीखिए और मैन्युफैक्चरिंग को सेंटर में लाइए, तभी हम विकसित भारत बन पाएंगे। मजा आ गया? कनेक्ट हो गया? तो ये आपके सामने आता है। तो 7 सेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, बायोफार्मा शक्ति के नाम से उसको संबोधित किया गया है। ठीक है, एक बार मुझे बताएं, ये इस वाले प्रश्न के साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं? इस वाले प्रश्न के साथ बच्चे, ठीक है, बोलो भाई। टाइम लगेगा बेटा, लेकिन ठीक है, समझ में आया? यानी सरकार ये मान रही कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें सिर्फ सर्विस इकोनॉमी पर निर्भर नहीं रहना। अभी आपके पास केवल सर्विस इकोनॉमी, तो और क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, चारों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने 7 स्ट्रेटजिक और फ्रंटियर सेक्टर चुने हैं जहां भारत को ग्लोबल प्लेयर बनना है। इन सभी 7, ये जो मैंने आपके सामने लगाए हुए। अब इसमें से पहला है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा ऑब्वियस है, बायोफार्मा शक्ति क्या है इसको जरा समझते हैं। मैं अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो आपके सामने एक अगर मैं प्रश्न रखूं, क्या डिजीज बर्डन आप महसूस करते हैं? हर परिवार पर है, हर एक समाज पर है डिजीज बर्डन, यानी बीमारियों का बोझ, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ का। भारत में अब बीमारियों का स्वरूप बदल रहा है। आज भारत में ज्यादा समस्या किस चीज की है? डायबिटीज की है, कैंसर की है, ऑटो इम्यून डिजीज की है। इनके इलाज के लिए बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर ये बहुत जरूरी दवाएं हैं। बायोसिमिलर क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको विस्तार से बताया था।
बायोलॉजिक्स का मतलब होता है जैविक स्रोतों से बनी एडवांस्ड मेडिसिन, और बायोसिमिलर्स का मतलब होता है उन्हीं बायोलॉजिक्स की सस्ती लेकिन इफेक्टिव मेडिसिन जो मैंने कैंसर के संदर्भ में हाईकोर्ट का डिसीजन करते हुए जो कैंसर की दवा इंडिया में इसी बायोसिमिलर पैटर्न पर बनाने की अनुमति सुप्रीम हाई कोर्ट ने दी है। तो बायोलॉजिक्स क्या है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, जैविक स्रोतों से बनी एडवांस मेडिसिन। और बायोसिमिलर क्या है, उसी को कॉपी कर लेना, यानी उन्हीं बायोलॉजिक्स की सस्ती लेकिन इफेक्टिव मेडिसिन बनाना। लेकिन मेरे बच्चों, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर इन सब को लेकर के समस्या क्या थी? ऑब्वियस है भाई, एक प्रोसेस होता है, लीगल, कानूनी, पेटेंट, वो सारी बातें थी। खैर, तो भारत बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर जो भी मेडिसिन बनानी थी, इन मेडिसिन में बनाने में सक्षम नहीं था, वो इंपोर्ट पर निर्भर करता था, यानी हम सब आयात करते थे। लागत बहुत ज्यादा थी, जैसे कैंसर की दवा का मैंने जिक्र भी किया था आप लोगों से, और टेक्नोलॉजी भी बाहर की थी। अब ऐसे में क्या करना है, चुनौती है, तो सरकार ने यही प्लान किया, बायोफार्मा शक्ति। इसीलिए सरकार लाई है बायोफार्मा शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है बायोफार्मा शक्ति? एक प्रकार से इनोवेशन, यानी स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बायोशक्ति एक स्कीम है, आप देख सकते हैं, एक इनोवेटिव इनोवेशन है। और जैसे ही यह एक इनोवेटिव इनोवेशन है, जिसके बारे में मैंने बताया, एक स्ट्रेटजी है, किसके लिए? जिससे हम स्वास्थ्य क्षेत्र में नॉलेज, टेक्नोलॉजी और नवाचार, इन तीनों को ला करके, और ये सब जो हमारे सामने बीमारियां हैं, उन बीमारियों का समाधान अपने इंडिजीनियस दवाओं से कर सके। आई होप आप समझ गए। इसके लिए एक फंड भी बनाया गया, जिसकी पूरी डिटेल, यानी लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 साल में किया जाएगा। कितना? 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 साल में किया जाएगा। और दूसरा, 3 नए नीपर, NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे, यानी फार्मा सेक्टर में जैसे CSIR है और इस प्रकार का है DRDO, वैसे समझिए फार्मा सेक्टर का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 नए बनाए जा रहे हैं, 7 जो NIPR अभी चल रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इसके अलावा 1,000 से ज्यादा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाएगा? क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाए जाएंगे, जहां पर क्लिनिकल ट्रायल हो सके किसी भी मेडिसिन का, जिससे समय पर दवा आ सके। इसके अलावा जो बीमारियों से संबंधित जो सबसे बड़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जिसे हम, जैसे आपकी यूपीएससी सबसे बड़ी अथॉरिटी आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए, वैसे ही एक संस्था है, वो है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार मजबूत किया जाएगा। यही है बायोफार्मा की शक्ति, यानी अपने देसी प्रयास से ऐसी दवाएं बनाना, इंडिजीनियस अटेम्प्ट से, एफर्ट से, जिससे हम अपने लोगों का बेहतर कल्याण कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लियर हो गया बायोफार्मा शक्ति। अब ये कहां जा रहा है? GS पेपर 3 में, इंडस्ट्री यूनिट नंबर 8 में भी जा रहा है, और GS पेपर 2 स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन, तो स्वास्थ्य में भी जा रहा है। एक, यानी बायोफार्मा शक्ति पढ़ते समय आपको ये फोकस करना है। दूसरा फोकस करना है प्रीलिम्स में, बायोलॉजिक्स वर्सेस बायोसिमिलर्स में क्या डिफरेंस है, आपसे 100% पूछेगा। तो क्या आप सब बच्चों को बायोलॉजिक्स क्या होते हैं, बायोसिमिलर क्या होते हैं, दोनों बता दिया। और मेंस में इसका उपयोग करेंगे। हेल्थ केयर सेल्फ रिलायंस, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है, तो बायोफार्मा शक्ति उसका एक बहुत बड़ा मॉडल है। आप 2026 में मेंस में लिखेंगे, क्या नंबर मिलेगा? 27 में अगर आप जानते हैं तो भी लिखेंगे, तो क्या नंबर मिलेगा? मजा आ गया कि नहीं आया? तो ये है यानी बायोफार्मा शक्ति, जिसके आधार पर हम अपनी GDP को बढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, यानी चिप निर्माण की रणनीति का भी जिक्र किया गया इस बजट में, यानी 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सेमीकंडक्टर भी बताने की जरूरत नहीं, सब हम लोग हिंदू में न जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। यानी आपने कोविड के समय देखा था कि कारें नहीं बन पाई, मोबाइल महंगे हो गए। क्यों बेटा? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई थी।
ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आई तो कमी। तो पहले जो भारत वो चिप्स को इंपोर्ट करता था, अब आप किसी और दूसरे के चिप्स को खरीदेंगे तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल, उस चिप की तकनीक पर नियंत्रण भी तो उन्हीं को हो जाएगा ना। आप कहेंगे असर हो जाएगा, तो इसीलिए यानी हम अपने चिप बनाएं और जिससे कि हमारे उस चिप पर हमारी तकनीक का नियंत्रण हो, और इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इस बजट में अनाउंस किया गया है। इसका मतलब है कि चिप्स ही नहीं बल्कि इक्विपमेंट्स भी हम बनाएंगे, रॉ मटेरियल्स भी हम डेवलप करेंगे, और फुल स्टेक इंडियन आईपी यानी हमारी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, यानी हम ही इसका पेटेंट भी कराएंगे। ये सब कुछ डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्टार्ट किया गया। साथ ही इसमें और क्या क्या सुनिश्चित किया गया है, यानी उद्योग के नेतृत्व में, उद्योग मुकेश अंबानी अनिल अंबानी इस टाइप के जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री लेड R&D, यानी इसमें इस प्रकार से इसको बनाया गया कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, यानी जिस इंडस्ट्री को जिस प्रकार के चिप की जरूरत हो वो आगे आए, सरकार उनको इंसेंटिव देगी, सुविधाएं देगी और वह R&D करें इसमें। इसके अलावा एक और सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य है स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप्स पर बेहतर ढंग से काम करे, ऐसे कौशल युक्त हमें मानव भी बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया। तो सेमीकंडक्टर मिशन पर कोई प्रश्न आए तो आप इस पॉइंट को, इस बजट के पॉइंट को उठा करके डाल सकते हैं। यह हमें किस प्रकार से लाभ देगा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा, रणनीतिक स्वायत्तता देगा, क्योंकि जिस देश के पास अपनी तकनीक है वो बहुत आगे। सप्लाई चेन में एक लचीलापन देगा, तो इसको आप जीएस पेपर 3 प्लस इंटरनेशनल रिलेशन से लिंकेज करके भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन यानी वही ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह पे जब बात कर रहे हैं तो इंडिया के इस इनिशिएटिव को बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दूसरा पिलर समझ में आ गया, एक बार कमेंट करिए। अब तीसरा पिलर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग। अब आप कहेंगे ये क्या भाई? तो आपने कई बारी मुझसे आर्टिकल पढ़ा है, खुद भी जाना है कि मोबाइल असेंबली तो भारत में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? यानी बाहर से पार्ट आ रहे हैं, हम असेंबल करके उसे कंज्यूमर को बेच दे रहे। ठीक है ना? तो जो कंपोनेंट होते हैं मोबाइल के, जैसे चिप्स हो गया, पार्ट्स हो गया, वो बाहर से आ रहे हैं। तो इसका जब कोई चीज बाहर से आती है तो उसका नुकसान क्या होता है बच्चों? कभी आपने नोटिस किया है? अगर हम ये चाइना से मंगा रहे हैं, साउथ कोरिया से मंगा रहे हैं, या ईटीसी कहीं से भी मंगा रहे हैं, यानी कंपोनेंट हम बाहर से मंगा रहे हैं, ये बाहर से आ रहा है, बाहर यानी बाहर। तो ये बाहर से आया तो क्या इंडिया में वैल्यू एडिशन का कुछ काम हो रहा है? क्या कुछ लाभ मिलेगा? आप कहेंगे नहीं सर, यानी वैल्यू एडिशन हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आ रहा है। ठीक है ना? और इसके कारण से ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, व्यापार घाटा ज्यादा है, यानी कि हम कंपोनेंट मंगा रहे हैं वो महंगे हैं, असेंबल करके जो हमारी इनकम हो रही है तो कंपोनेंट के मुकाबले वो इनकम कम है, इसलिए हमें इसमें घाटा है। तो इसलिए अब क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए एक बड़ा बजट डिसाइड किया गया, लगभग 40,000 करोड़ का, जिससे हम खुद अपने इक्विपमेंट्स बना सकें, जिसमें कंपोनेंट भी हमारे हों और असेंबलिंग भी हम करें। यही टारगेट रखा गया, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो अब कहीं पर भी कोई प्रश्न है कि सरकार वैल्यू एडिशन के लिए क्या कर रही है, पीएलआई वर्सेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ भी आए तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कर रही है, ये मोबाइल वाला एग्जांपल आपकी मदद करेगा। क्लियर हुआ यहां पर? तीसरा बताते चलिएगा, तभी आपको क्लास में मजा आएगा, क्योंकि अब तीसरा के बाद आते हैं ऑब्वियस है रेयर अर्थ, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब क्या कहा जा रहा है? रेयर अर्थ का कॉरिडोर बनेगा। रेयर अर्थ क्या है? स्ट्रेटेजिक मिनरल है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, ये रणनीतिक खनिज है। क्या है ये? रणनीतिक खनिज है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है। क्यों? क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड के टरबाइन में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। आई होप आप समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि भारत में ये मिनरल्स नहीं है, इसकी नीड, यानी ये स्ट्रेटेजिक मिनरल है, मैंने बताया क्यों। तो फिर उसके बाद भारत में अगर इसकी उपलब्धता को देखें तो भारत में इसकी उपलब्धता है। ओडिशा में है, लिख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए भी। कहां है? उड़ीसा, ओडिशा, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ठीक है ना? है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं? आप तुरंत कहेंगे सर हमारे पास वही नहीं है, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे चाइना पूरा कंट्रोल करके बैठा। तो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं थी। यानी खोज करके भाई अगर रॉ निकालोगे तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो वो प्रोसेसिंग नहीं थी। फिर उससे जो उत्पाद बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं थी। अब सरकार रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रही है, और इस रेयर अर्थ कॉरिडोर में सरकार क्या करेगी बच्चों? रेयर अर्थ कॉरिडोर, ठीक है ना? ये जैसा मैंने बताया, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है ना, ये जितने भी ETC डॉट डॉट डॉट, अब वो एक ऐसा कॉरिडोर बनाएगी, यानी इन सभी क्षेत्रों को में माइनिंग यानी खनन, प्रोसेसिंग यानी उसका प्रसंस्करण, और मैन्युफैक्चरिंग तीनों एक साथ डेवलप करेगी। यानी इसका पूरा इकोसिस्टम जो बनाया जाएगा, इकोसिस्टम, उसी को हम कहते हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेयर अर्थ कॉरिडोर्स उसी को कहते हैं। क्लियर हो गया? कॉरिडोर अब समझ में आ गया। यहां जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसकी खुदाई, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों एक साथ एक जगह पर सुनिश्चित कर देना, इसे कहते हैं कॉरिडोर। मजा आ गया बच्चों? क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? और एक बार जरूर बताइएगा कि जब आपने बजट पढ़ा था, ठीक है ना, और अभी क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? बोलिएगा क्या क्या अंतर है। ठीक है? मजा आया? रेयर अर्थ कॉरिडोर, अब इस पर हो सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ ले, और प्रीलिम्स में भी पूछे तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बजट में जिक्र किया गया है, उसके बारे में दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, कर पाएंगे अब? ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा पिलर कहा गया है कि भैया GDP बढ़ाने का केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा कि भारत का जो रसायन उद्योग है ना, केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ी है, लेकिन वही समस्या, हम आयात पर खूब निर्भर करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी खूब है, और जो उत्पादन होता है ना, बिखरा हुआ है, फ्रेगमेंटेड। एक ही केमिकल है, उसका कोई हिस्सा तमिलनाडु में बन रहा है, कोई जो है मणिपुर में बन रहा है, ऐसा। यानी कोई भी रसायन उद्योग से संबंधित जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बिखरे हुए हैं। तो पार्क, जैसे आप किसी सोसाइटी में हैं, आप अपने कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में हैं, तो आप देखते होंगे कि जिस मोहल्ले में आप एक दो पार्क होते होंगे, तो ऐसे तो लोग छितराए हुए हैं, मकान नंबर इतना, मकान नंबर उतना, लेकिन उस पार्क में शाम को, सुबह, दोपहर, एक समय पर लोग इकट्ठा होते। तो बस वही चीज कि जो भी हमारा केमिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है, बिखराव है, कोई पार्ट कहीं बन रहा है, कोई काम कहीं, यानी कि जो है प्रोसेसिंग कहीं हो रही है, कंपोनेंट कहीं ऐड हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजों को छोड़ करके एक साथ यह सब काम हो, यानी जो फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन है वह एक ही जगह पर हो, इसीलिए 3 केमिकल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड पर, यानी ऑब्वियस है, जहां पर संभावना है उन सभी क्षेत्रों को जोड़ करके। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया बेटा?
नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कल जैसे आप लोगों ने जब थोड़ा बहुत बजट वगैरह सुना होगा तो अब एकदम से 360 डिग्री उल्टा चलने लगा कि नहीं, ये सब लोग बताया करो। अभी भाई कुछ न कुछ तो बजट पे सुना होगा ना, कोई न कोई लेक्चर देखा होगा ना। अब समझ में आ रहा है कि बजट को पढ़ना कैसे है आपके लिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए। आपको यह सोचना है कि क्या ऐसा कहीं है, और आपको जरूर सर्च करना चाहिए। कुछ बच्चे एकदम वफादार होते नहीं सर, आप सर्च करो जिससे आपको कंपेयर करने में मजा आए कि अगर आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट 0 चला गया है तो यही एक व्यक्ति है जो उसको 100 तक ले जाएगा। और क्यों ले जाएगा? इसलिए नहीं कि वो ज्ञानी है, नहीं, कंपेयर करो तुरंत कि क्या उस लेवल पर, जिस लेवल पर जाके मैं ये डिस्कस कर रहा हूं बजट यूपीएससी के अकॉर्डिंग, और कहीं है ये जरूर आपको करना चाहिए। तभी आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि बगैर ट्रस्ट के, और ट्रस्ट मतलब अंधभक्ति रिजल्ट के लिए केवल, ठीक है ना। तो केमिकल पार्क्स, इसको थोड़ा मैं और डिटेल्स से समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है प्रीलिम्स वगैरह में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल, अच्छा आप में से कितने बच्चों को पता है केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एक बार मुझे बताइए, पता है या नहीं पता? सच्ची बताइएगा यार। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी केमिकल प्रोडक्ट पर ही निर्भर होती है, यानी वो बनती उसी से है। जैसे फर्टिलाइजर आप किसान यूज कर रहे हैं तो केमिकल प्रोडक्ट है, पेंट्स हो गया, दवाएं हो गई, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, बैटरी हो गई। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ना बच्चे, ये कोर इंडस्ट्री है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो केमिकल सीआई केमिकल इंडस्ट्री है, ये कोर इंडस्ट्री है। कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो अन्य क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं प्रदान करे, यानी एग्रीकल्चर को, हेल्थ को, मैन्युफैक्चरिंग को, सबको सपोर्ट करे। आई होप अब आप केमिकल इंडस्ट्री समझ गए। तो पहले समस्या क्या थी? आखिर आपके मन में यह भी तो आ सकता है कि सर इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल किया गया। मैंने पहली बार पढ़ा है केमिकल पार्क्स अपनी लाइफ में। आपने भी, मतलब आपने पहली बार पढ़ा केमिकल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तो क्यों बनाए जा रहे हैं? तो पहले समस्या थी वही जो मैंने आपको बताया कि केमिकल यूनिट्स थी, लेकिन छोटी छोटी इकाइयां अलग अलग जगह बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड मैन्युफैक्चरिंग थी। हर फैक्ट्री को अलग अलग बिजली, अलग अलग पानी, अलग अलग वेस्ट ट्रीटमेंट, अलग अलग पोल्यूशन क्लियरेंस खुद मैनेज करना पड़ता था। इससे उसकी लागत ज्यादा, कंप्लायंस मुश्किल, एनवायरनमेंट पर दबाव बढ़ना। वही है, यानी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। यानी इस समस्या को पहचाना गया, सुधार के लिए विजनरी डिसीजन लिया गया। यानी अब सरकार 3 केमिकल पार्क्स बना रही है जो केमिकल इकोसिस्टम को एक ही जगह पर सेट कर देगी। और इसमें क्या कहा गया? क्लस्टर बेस्ड मॉडल। मैंने एक शब्द का जिक्र किया था। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक ही तरह की इंडस्ट्रीज को एक साथ रखना। एक ही तरह की इंडस्ट्रीज एक पार्क में। अब आप कैसे? केमिकल पार्क में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का जो सप्लायर होगा वो इसमें होगा। केमिकल मैन्युफैक्चरर इसमें होंगे, टेस्टिंग लैब इसमें होंगी, पैकेजिंग यूनिट्स इसी में होंगी, लॉजिस्टिक्स भी इसी में होंगी, और बेस्ट ट्रीटमेंट का प्लान भी इसमें होगा। यानी जब ये सब एक ही एरिया में होंगे उसे बोला जाएगा केमिकल पार्क। पहले ये सारी गतिविधियां, रॉ मटेरियल सब, मतलब ये सब ऑलमोस्ट अलग अलग होती थी। अब सबको क्लब कर दिया गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि अगर गांव में आटा चक्की, तेल की घानी, पैकिंग, गोदाम सब पास पास हो तो क्या लागत कम होगी कि नहीं होगी? काम तेज होगा कि नहीं होगा? रोजगार ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहेंगे हाँ। तो बस यही किया जा रहा है। और एक केमिकल पार्क्स या कोई भी पार्क्स आप जब भी पढ़ें, एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, उसको हम क्लस्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो आज के बाद से हो सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस में टर्म आए, क्लस्टर इकोनॉमी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा से सही है, या हाल में भारत सरकार आर्थिक समृद्धि के एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में क्लस्टर इकोनॉमी की संकल्पना पर काम कर रही। अब बताओ, अगर मेंस में आ जाए
या प्रीलिम्स में क्लस्टर इकोनॉमी के बारे में दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? क्या अभी इस वक्त 10:15-17 पर जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, इसके पहले आपको ये पता था क्लस्टर इकोनॉमी क्या होती? क्लस्टर इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर था? बोलिए फटाफट, और तब आपको आएगा मजा। ठीक है, बोलो क्लस्टर इकोनॉमी। अगर आपको समझ में आ गया तो एक और शब्द लूंगा, उसे बोलते हैं एग्लोमीरेशन इकोनॉमी। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी नहीं ना, तो फिर आ जाओ, उस क्लस्टर इकोनॉमी को ही एक और शब्द में बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। यानी इसका अर्थ होता है, अब प्रीलिम्स में पूछ ले कि दिए गए स्टेटमेंट में एग्लोमेरेशन इकोनॉमी के बारे में कौन सा सही है, तो आप कहिएगा कि जब इंडस्ट्रीज, वही पास पास जो एक आता है ना, पास पास खाने वाला, जब इंडस्ट्रीज पास पास होने से एफिशिएंसी बढ़ती है, उसी को बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, या हम क्लस्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। तो एक इस मॉडल पर काम किया जा रहा है, क्लस्टर बेस्ड, किस केमिकल पार्क जो बनाए जा रहे हैं क्लस्टर मॉडल पर। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, एक टर्म यहां और यूज किया गया है, प्लग एंड प्ले मॉडल। तो केमिकल पार्क्स पहला सबको समझ में आ गया, क्लस्टर मॉडल पर विकसित किए जा रहे हैं। दूसरा वर्ड आया है, अब यही प्रीलिम्स में आ जाए, प्लग एंड प्ले मॉडल। अब ये क्या मुसीबत है भाई, ये क्या मुसीबत? प्लग एंड प्ले मॉडल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रेडी टू यूज सिस्टम। निकिता गरी सर, इस तरह के पीवाईक्यू ज्योग्राफी ऑप्शनल में है? बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग प्रीलिम्स निकालो निकिता, चाहे जो ऑप्शनल होगा, मेंटरशिप इतनी ताकतवर दूंगा ना इस बार मेंस में कि एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले मॉडल मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? बोलिए। अरे भाई, जैसे आप मोबाइल चार्ज लगाते हो ना प्लग में, स्विच ऑन करते हो मोबाइल चार्ज करने के लिए, और मोबाइल चार्ज होने लगता है, उसी तरह केमिकल पार्क में जमीन पहले से तैयार मिलेगी, बिजली पहले से मिलेगी, पानी पहले से मिलेगा, गैस पाइपलाइन पहले से मिलेगी, ट्रीटमेंट प्लांट पहले से मिलेंगे, पोल्यूशन क्लियरेंस प्री अप्रूव्ड होगा, कंपनी को सिर्फ आके अपनी मशीन लगा देनी है और प्रोडक्शन शुरू कर देना है। पहले क्या होता था, भूमि लैंड एक्विजिशन में सालों लग गए, क्लियरेंस में डिले हो गया, लागत बढ़ जाती थी कंपनी की, तो कंपनियां या तो घाटे में चली जाती थी या फिर वो आती नहीं थी इस क्षेत्र में। तो अब क्या होगा, पहले सेटअप बना लिया जाएगा, यानी फास्ट सेटअप होगा, लो एंट्री बैरियर होगा कंपनियों का, और एमएसएमई भी आ सकेंगी, और इसी प्लग एंड प्ले मॉडल से रोजगार का सृजन भी होगा, क्योंकि जब कंपनियां ढेर सारी आएंगी तो रोजगार भी ढेर सारा मिलेगा। मजा आ गया बच्चे? ठीक है, अब चूंकि जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो केमिकल पार्क इसलिए भी बनाया जा रहा है बेटा, क्योंकि इनका एक इन्वायरमेंटल एंगल भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि रसायन उद्योग से बहुत ज्यादा प्रदूषण का खतरा रहता है। तो जो केमिकल पार्क्स ये बनाए जा रहे हैं, इसमें एक शब्द याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, CETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो प्लांट है, ये जो भी वेस्ट होगा केमिकल, उसको प्रोसेस कर देगा और प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। इससे पर्यावरण सुरक्षित, कंप्लायंस आसान और सस्टेनेबल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आता है, मैंने यहां जिक्र किया था एमएसएमई के लिए फायदा। तो एमएसएमई के लिए ये जो क्लस्टर, यानी केमिकल क्षेत्र में जो एमएसएमई काम करेंगे उनकी बात हो रही। तो क्लस्टर मॉडल प्लस प्लग एंड प्ले मॉडल कैसे लाभकारी होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ना उनको जमीन लेनी है, ना उनको पूरा इकोसिस्टम बनाना है, यानी उन्हें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, उनके पास पैसे का ही क्रंच होता है। किसके पास? एमएसएमई के पास।
लागत कम होगी, रिस्क कम होगा, तो एमएसएमई ग्लोबल कंपटीशन में टिक पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये सातों पिलर रटिएगा। मेरी तरफ से मेंस में सातों पिलर आउट है, अभी तो हम तीसरे पिलर पर काम कर रहे हैं। अब आपसे प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बना दूं, ठीक है ना, एमसीक्यू, जैसे आपको लगे कि हाँ भैया पढ़ाई थोड़े अलग लेवल पर। अब आप कहेंगे सर केमिकल वाले में आपने थोड़ा ज्यादा फोकस किया, कहेंगे ना सर आपने सेमीकंडक्टर वाले में थोड़ा कम किया, और उसमें भी कम किया, मोबाइल वाले में भी। तो आपको पता सेमीकंडक्टर पे कम से कम 50 लेक्चर तो अभी तक हो ही चुका होगा पिछले 1 से 1.5 साल में, ठीक है ना। मोबाइल असेंबलिंग ये सब हिंदू में कराता ही रह रहा हूं, पीएलआई टीएलआई। तो इसको इसलिए फोकस किया क्योंकि पता था कि इसमें बच्चे कमजोर होंगे, इसकी चर्चा नहीं होती अमूमन आर्टिकल्स में। तो आप इस चीज को पकड़िएगा कि हम लोग, मतलब वही हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। तो आपका जो पालना झुलाने वाला हाथ है वो अवेयर है कि कहां पर किस प्रकार से हमें फोकस करना है। अब अगर पहला प्रश्न पूछे कि जो क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क हैं, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है ना, आर प्रमोटेड मेनली टू, यानी वह प्रमोट करते हैं मुख्य रूप से ए इंक्रीज टैक्सेशन, बी reduce import dependency, C achieve agglomeration economies and D promote disinvestment। क्या आंसर होगा, बोलो भाई। आंसर क्या होगा, बोलो भाई, उत्तर क्या होगा। बोलिए। तो ये हो गया, यानी इस प्रकार से चीजों को आप समझ सकते हैं। सबको क्लियर। किसने ये बोला गीता को, तुम सब बच्चे सी बोल रहे, तुम्हें सी है। अब इसी प्रकार के नए नए प्रश्न आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, और सब आपको मिले, घबराना नहीं है। अभी ये तो केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेटा, अब ये डेली ऐसे ही क्लास चलेगी बजट और इकोनॉमिक्स की, तब आपको समझ में आएगा बजट और इकोनॉमिक्स की ताकत क्या होती है। पैसा आया पैसा गया, यही बजट का मतलब नहीं होता है। अब आते हैं कैपिटल गुड्स, यानी हम छठे पिलर्स पर पहुंच गए। किस पर आ गए बेटा, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, पूंजीगत वस्तुओं का विनिर्माण, यानी मशीन बनाने वाली मशीनों का उद्योग। क्या है ये, मशीन बनाने वाली मशीनों का उद्योग। अब कितने बच्चों को पता है कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझ लेते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो सीधे उपभोग के लिए यानी कंजम्पशन के लिए नहीं होती। क्या होती हैं, दूसरी चीज को बनाने में इस्तेमाल होती है, दूसरी चीजों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि कैपिटल गुड्स
को कहा जाता है मशीन्स दैट मेक मशीन्स, यानी मशीनें जो मशीन बनाती हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल गुड नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया है, तो क्या होगा? नंबर 1, फैक्ट्री जो होंगी वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, यानी फैक्ट्रीज एफिशिएंट नहीं होंगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लो होगा। तीसरा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और चौथा, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। इसीलिए किसी भी देश की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, औद्योगिक शक्ति है, उसका असली पैमाना होता है उसका कैपिटल गुड्स सेक्टर, जो कि इंडिया में छोटा है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है? ठीक है, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है बेटा? कैपिटल गुड्स के लिए सरकार नंबर 1 इस बजट में कह रही है कि हम टूल रूम्स बनाएंगे। टूल रूम्स, यानी टूल रूम्स वे जगह होती है जहां पर मशीनों में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं। टूल रूम्स यानी उपकरण बनाने वाले कमरे। जैसे आप अपने कमरे में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें हैं आप, तो वैसे ही एक ऐसा कमरा बनाया जाएगा जहां मशीनों के टूल्स बनेंगे। जैसे डाइस बनेंगी, जैसे माउल्ड्स बनेंगे। अब इसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं, मतलब ये इक्विपमेंट्स हैं जो बनेंगे, टूल्स हैं। जैसे जिग्स बनेंगे, इन सब का इस्तेमाल मशीनों में होता है। जैसे फिक्सचर्स बनेंगे, यानी हाई प्रिसीजन चीजें यहां पर बनेंगी। जैसे ये माउल्ड है ना, कुकर बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, माउल्ड की। मोबाइल का जो कवर होता है उसको भी बनाने के लिए इसी माउल्ड की जरूरत होती। और ये माउल्ड जो होते हैं, इन्हीं यही टूल रूम्स बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सरकार हाईटेक टूल रूम्स बनाएगी जो डिजिटल होंगे, ऑटोमेटेड होंगे, स्वचालित होंगे। ठीक है ना? इससे एमएसएमई को सस्ती और एक्यूरेट मशीन मिलेंगी उनके उनके उद्योग के अकॉर्डिंग। और इससे इन मशीनों के आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी। ठीक है, तो ये हो गया, यानी तो सरकार कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर रही। तो एक हो गया टूल रूम। दूसरा होता है बेटे सीआईई, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। सीआईई, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। ये भी कैपिटल गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन, यानी जो मेट्रो वेट्रो में काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, सीआईई। नहीं समझे? अरे भैया, जब हम मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो बन रहा है। जब हम सुरंगों की बात करते हैं, लेह लद्दाख सुरंग, टनल बन रही है। जब हम एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, पता नहीं कौन एक्सप्रेस वे बन रही है। जब हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई एल्टीट्यूड पर रोड्स बन रही हैं, उच्च अक्षांश पर, तो इनके लिए जो चाहिए होता है उसी को बोलते हैं सीआईई। मेरे प्यारे बच्चों, क्या चाहिए? टनल बोरिंग के लिए मशीन चाहिए, क्रेन्स चाहिए, लिफ्ट्स चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम्स चाहिए। ये सब सीआईई के अंतर्गत है, जो अक्सर कंस्ट्रक्शन की साइड पे आपने देखे होंगे ना, मशीनें ऐसे जेसीबी, वो सब यही है। तो पहले क्या होता था? ज्यादातर ये सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट होते थे। यानी गडकरी साहब कह तो रहे कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन माल बाहर का ही लग रहा है। बाहर का होगा तो लागत ज्यादा होगी, टाइम डिले होगा, क्योंकि बाहर का प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग आएगा, आपके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये जो सीआईई है, इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम इसकी तकनीक विकसित करेंगे और एक इसका एक तीव्र आधारभूत संरचना डेवलप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कैपिटल गुड्स में दूसरा काम हम ये करेंगे। तीसरा काम हम करेंगे कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग। कंटेनर जिसमें माल लद करके एक जगह से दूसरी जगह, देश के अंदर और देश के बाहर जाता है। कंटेनर्स, सोचिए इन सब पर इकोनॉमिक्स में चर्चा नहीं होती थी, कम से कम ये इनकी सरकार में ये सारे विषय विस्तार से आ रहे हैं। और कंटेनर क्यों जरूरी होते मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ये रीढ़ की हड्डी है। जैसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी के सारे चल रहे हैं, वैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसी कंटेनर के थ्रू चलता है। ग्लोबल ट्रेड कंटेनर पर ही चलता है। प्रॉब्लम क्या है? हम तो हर चीज बाहर से मंगाते हैं। भारत कंटेनर इंपोर्ट करता है। अब अगर आप कंटेनर लाएंगे तो उसका किराया देना पड़ेगा ना। जैसे एक दिन मैंने बताया ना कि हम लोग जब रेंट पे रहते हैं तो कमरे का किराया
स्टूडेंट लाइफ में मान लीजिए 8,000 घर से खर्चा है तो 4,000 तो कमरे का रेंट ही निकल जाता था। सोचिए आप, बचा 4,000, तो वही है, किराए में सब निकल जाता है। इसलिए सरकार इसी में यानी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाई है 10,000 करोड़ रुपए की। इससे हम स्वाभाविक इन सभी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। ठीक है, यानी जब मशीन बेहतर होंगी, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। और आपको अच्छे से पता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। जैसे एक हाईवे अगर बना, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है समझिएगा, उसमें स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा, जॉब क्रिएट्स होंगे। ये क्या हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ कि नहीं। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल गुड्स को, अगर आप अच्छे समझ चुके हैं, टेक्सटाइल्स पे आते हैं हम। टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा आप सबको पता है ये लेबर इंटेंसिव है, मैन्युफैक्चरिंग है, और हमारे पास लेबरों की बड़ी संख्या, वो भी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। तो टेक्सटाइल सेक्टर, भी कुछ दिन पहले मैंने लेक्चर भी कराया इस पर, इसको एम्प्लॉयमेंट इंजन कहते हैं, भारत का रोजगार की मशीन कहते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर को बजट में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से एक के रूप में माना गया है। और क्यों माना गया, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर मिलियंस लोगों को रोजगार देता है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करता है, रूरल प्लस अर्बन लिंकेज प्रदान करता है। कैसे, कॉटन गांव में उगता है, रूरल, फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। फैक्ट्री कहां है, शहर और गांव के बीच में, और सिटी यानी शहर से एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए रूरल प्लस अर्बन लिंकेज, यानी इसमें गांव और शहर दोनों के लोगों को रोजगार मिलता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पर बजट में विशेष फोकस किया गया और इसे मैन्युफैक्चरिंग के 7 सेक्टर में से एक माना गया। तो मैन्युफैक्चरिंग पर कोई भी प्रश्न आए तो ये सातों सेक्टर, सातों पॉइंट लिखने। ठीक है बच्चों, तो समर्थ 2.0 ये क्या है, ये स्किल अपग्रेड करने की स्कीम है, यानी जो भी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करें उनके स्किल को बढ़ाना। भाई जो भी टेक्सटाइल वर्कर है उनके पास जो स्किल है पुरानी है यार, आउटडेटेड है। और आजकल एआई के थ्रू इतना मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो समर्थ 2.0 क्या करेगा, इनको आधुनिक मशीनों की ट्रेनिंग देगा, इनकी स्किलिंग बढ़ाएगा और इनकी इसके माध्यम से उत्पादकता बढ़ाएगा। आई होप आप समझ गए। फिर मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का यहां जिक्र किया गया, आप देख सकते हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क। वैसे जैसे आपने केमिकल का पार्क पढ़ा, तो टेक्सटाइल से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां यही होंगी, स्पिनिंग, वेबिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, पैकेजिंग, सब एक जगह। फायदा क्या होगा, बड़े स्तर पर उत्पादन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, निर्यात की प्रतिस्पर्धा आपकी और बेहतर हो जाएगी, पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा। फिर खादी और हैंडलूम का भी जिक्र किया गया, और इसके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव लिया गया है। यहां सरकार जो भी परंपरागत हमारे हस्तशिल्प है, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनकी ब्रांडिंग करेगी, जिससे इनको ग्लोबल मार्केट में स्थान मिल सके। और अगर ऐसा होगा तो इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कल्चरल, हमारा जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है वो भी मजबूत होगी, और सस्टेनेबल इंडस्ट्री बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। तो इसका मतलब है कि जो टेक्सटाइल है मेरे बच्चों, इसमें जो अप्रोच अपनाई गई है उसको मैं बताता हूं। यानी जो टेक्सटाइल सेक्टर है, यानी जिसे हम वस्त्र उद्योग भारत का कह रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें आप देखोगे तो एक फ्यूजन लाया गया है। फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स संलयन। फ्यूजन यानी किसका किसका, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों का फ्यूजन। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल मतलब अभी आपने पढ़ा खादी, हैंडलूम, और मॉडर्न का मतलब मेगा पार्क, इनका मेगा पार्क जब बनाया जाएगा, और एक्सपोर्ट्स, इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी समावेशी औद्योगिकरण मेरे प्यारे बच्चों। यानी जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा वो देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को बताता है,
और टेक्सटाइल सेक्टर देश को रोजगार और सामाजिक संतुलन प्रदान करता है। दोनों मिलकर भारत को प्रोडक्टिव एंड इंक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाते हैं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा कि यह बजट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बजट है, बोलिए, ये बजट क्या है? ये बजट है। ठीक है, तो ये सातों पिलर हो गया। एक बार जरा आंख बंद करके रिवाइज कीजिए इसको और मुझे बताइए बिल्कुल क्लियर हो गया है?
अरे बाप रे, हेलो। ये क्या हो गया? ये मैं हैंग हो गया हूं क्या बेटा, और कितनी देर से हैंग हुआ हूं, एक बार बताना तो। अभी आ रही है ना? ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जो मैन्युफैक्चरिंग के ये 7 पिलर हैं, ये पहले कर्तव्य में आ रहे हैं। तो पहला कर्तव्य सब लोगों को याद है बच्चों, यानी पहला कर्तव्य मैन्युफैक्चरिंग पहले कर्तव्य में आ रहा है। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल हमने जो कुछ पढ़ा वो 7 पिलर में हमने पढ़ लिए। 7 पिलर के बाद मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा फोकस है एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। एमएसएमई यानी ये स्पेशल एमएसएमई है बच्चों, ये मत समझना वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग था। कंफ्यूज नहीं होना कंटेंट में पढ़ाई करते समय। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी हम पहले कर्तव्य के लिए, यानी जीडीपी को तेजी से बढ़ाने के लिए और समावेशी विकास के लिए और सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तो ये पहला हमने पढ़ा। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं एक कॉल पे जाऊंगा, उसके बाद फिर आपके साथ कनेक्ट होता हूं, तब तक आप लोग विश्राम। ये 7 पिलर हमने कर लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के। अब 11 बजे चूंकि आईक्यू आईपी की भी क्लास लगी है, जिससे 1-2 टॉपिक जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो छूटने ना पाए, तो अब हम लोग उसको करते हैं। पहले कर्तव्यों में अब जो हमारा बच रहा है एमएसएमई, और ये सारी चीजें हम कल शुरू करेंगे। एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहला कर्तव्य में है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद सेकंड कर्तव्य और थर्ड कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। तो कल हम एक बार पूरा बजट समझ लेंगे और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट को मिक्स करता हुआ धमाधम पूरा, तो कल हम पहले इसी को खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पर हमारी 1-2 लेक्चर में अच्छी पकड़ हो गई, अब बजट पर भी 2 लेक्चर में अच्छी पकड़ हो जाए, और फिर उसके बाद, ठीक है ना? तो आपने क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग और उसके 7 पिलर। अब हम 11 बजे आपकी आईक्यू आईपी की क्लास लगी हुई, ले लीजिए। 3 ही टॉपिक हैं जिससे हिंदू का रिदम जो एक बना रहता है वो टूटे ना। हालांकि हिंदू का सारा टॉपिक इसी में मैंने डाल दिया है, लेकिन वो भी टूटे ना। ठीक है, ओके बच्चों। बाय।